बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। आज भी मालिक मकान अम्मा से खूब बहस कर रहा था। मैं अंदर बैठी खौफ से थर थर कांप रही थी। मैं जानती थी कि पिछले 3 माह से हमने किराया अदा नहीं किया था। इस बार वो दरवाजे पर आकर खूब शोर कर रहा था। अम्मा से बार बार कहने लगा कि कितनी दफा तुम्हारे दरवाजे पर आकर बोल चुका हूँ कि मेरा घर खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारा सामान उधर बाहर फेंक दूंगा। अम्मा बड़े मुल्तजी लहजे में इससे कह रही थी कि जैसे ही मुझे सिलाई के पैसे मिलते हैं मैं जल्द ही तुम्हारा किराया अदा कर दूंगी, लेकिन वो किसी भी सूरत मान ही नहीं रहा था। फिर इसने अम्मा को 2 दिन का वक्त दिया और दोबारा आने की धमकी देकर चला गया। अम्मा दरवाजे से वापस आई तो इनकी आंखों में आंसू थे। मैं कहने लगी कि अम्मा परेशान ना हो, खुदा जल्द ही इस मसले का हल निकालेगा। आखिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? आप हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। हम ये घर छोड़कर कोई और दूसरा घर ढूंढ लें। अम्मा रोते रोते कहने लग गई कि क्या करूं बेटा, पैसे हो तो दूसरा घर तलाश करूं। मैं अम्मा से कहने लगी, आप वो सोने का सेट रखा हुआ बेच दें। आखिर आप क्यों नहीं बेच देती? हमारे इतने बुरे हालात हैं और फिर मालिक मकान का कर्जा भी तो अदा करना है। अम्मा कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं वो सेट किसी सूरत नहीं बेचूंगी। वो मैंने तेरी शादी के लिए रखा हुआ है। मैं कहने लगी कि अम्मा, जब खुदा ने शादी का वक्त मुकर्रर किया है तो इसके असबाब भी वो खुद ही पैदा करेगा। आप अल्लाह का नाम लेकर वो सेट बेच दें, हमारी कुछ तो परेशानियां दूर हो जाएंगी और इस मकान को छोड़कर आप कोई दूसरा छोटा सा घर देख लें जिसमें हम माँ बेटी आराम से गुजारा हो जाए। मेरे लाख समझाने के बाद आखिरकार अम्मा ने वो सेट बेचने का फैसला किया। अब हम दोनों सुनार की दुकान पर जाकर वो सेट बेच आए थे। सोने का सेट था जो अम्मा ने अपने जहेज में मिलने वाले जेवरात से बचाया था, वो भी मेरी शादी के लिए। इन्होंने ये सेट बेचने का बहुत गम लिया, लेकिन मैं इन्हें समझा रही थी कि रोज रोज मालिक मकान दरवाजे पर आकर तमाशा करता है। इससे बेहतर है कि हम इस मालिक मकान को छोड़ दें। फिर मालिक मकान का किराया अदा करके अम्मा ने इसे कह दिया कि हम 10 के बाद आपका ये घर खाली कर देंगे। वो चुपचाप दरवाजे से चला गया। काश काश अब्बा मुझे और अम्मा को ऐसे हालात में छोड़ कर ना जा, तो हम माँ बेटी के लिए इतनी परेशानियां ना खड़ी होती। मैं रात को बिस्तर पे लेटी तो माजी की कई तल्ख यादें मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। मेरा नाम अतिया है। मैं अपनी अम्मा अब्बा की इकलौती बेटी थी जिन्होंने मुझे बड़ी मेहनत और मुरादों से और मन्नतों से पाया था। अल्लाह से मांग कर उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। उन्होंने मुझे पैदा करने के लिए कोई दरगाह, कोई तावीज धागा ना छोड़ा था कि अल्लाह तू एक औलाद ही दे दे, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो। तो फिर 10 साल बाद मैं पैदा हुई थी। अब्बा की मार्केट में एक छोटी सी दुकान थी। वो कट पीस का कारोबार करते थे। बड़ी मार्केट से वो सस्ते दामों कपड़े लाते और फिर अपनी छोटी सी दुकान में इन्हें मुनासिब कीमत पर बेच देते। गो कि ये एक छोटा सा कारोबार था, लेकिन अब्बा का कारोबार सही चल रहा था और घर में हम 3 अफराद होने की वजह से अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। आज तक कोई ऐसी फरमाइश ना थी जो मेरे मुंह से निकली हो और मेरे अम्मा अब्बा ने पूरी ना की हो। मैं इनकी लाडली इकलौती बेटी थी, लेकिन इस लाड प्यार ने मुझे हरगिज बिगाड़ा ना था, बल्कि वक्त से पहले समझदार और बाशऊर बना दिया था। शायद एक दिन मुझे इन हालातों का सामना करना था और इन्होंने इस हालात में मुझे छोड़ कर जाना था। तभी तो मैं वक्त से पहले इतनी समझदार हो गई। मैंने इंटर तक तालीम हासिल कर ली थी। अब मैं अम्मा के साथ घर ही में काम काज कर लिया करती थी। अम्मा तो मेरी शादी की फिक्र में थी, लेकिन मैंने इन्हें साफ मना कर दिया था कि मैं इतनी जल्दी हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं मोहल्ले में रहने वाली एक बाजी से सिलाई सीख रही थी। फिर एक दिन हमारे लिए कयामत खेज साबित हुआ जब अब्बा की दुकान के पास एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। वहाँ के मालिक का किसी आदमी से झगड़ा चल रहा था। झगड़े के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई से फायरिंग तक जा पहुंच गई। सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए थे। अब्बा को दुकान बंद करने का
کا بھی موقع نہ ملا اور وہ اسی فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ میرے اور اماں کے لیے تو اس دن کچھ بھی باقی نہ بچا۔ ابا موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ ابا کا خون ہم کس کے ہاتھوں پر تلاش کرتے، کیونکہ فائرنگ کرنے والا شخص بھاگ گیا تھا اور اس سے تو ابا کا کوئی لینا دینا بھی نہ تھا، اور نہ ہی میری اور اماں کی اتنی حیثیت تھی کہ ہم تھانہ کچہری کرتے اور ابا کا قتل کا پرچہ درج کرواتے۔ ہم دونوں ماں بیٹی سوگ کی کیفیت میں تھے۔ پچھلے 10 سال سے ایک ہی گھر میں رہتے آئے تھے۔ ابا کے ہوتے ہوئے کبھی بھی نہ لگا تھا کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے، لیکن جیسے ہی ابا کا انتقال ہوا 1 مہینے کے اندر ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ گھر ہمارا اپنا نہ تھا، کیونکہ کرایہ دینے کے لیے نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی اماں کے پاس۔ یوں ہی کرتے کرتے مالک مکان نے 3 مہینے کا انتظار، آخر کار کرایہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اماں کو کہہ دیا کہ مکان خالی۔ اس نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ ہم پچھلے 10 سال سے اس کے گھر میں کرایہ دار۔ اب اس سونے کے سیٹ کو بیچ کر مالک مکان کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ پھر اماں اور میں ایک نئے علاقے میں مکان ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ ڈھونڈ کر ہم ماں بیٹی کی حالت بری ہو گئی، لیکن کوئی بھی ایسا گھر نہ ملا جو 1 کمرے کا ہوتا اور سستا بھی۔ یہ بالکل ایک نئی جگہ تھی۔ پھر ایک آدمی نے اماں کو بتایا کہ ایک پچھلی گلی میں ایک خالی مکان ہے، وہ بھی 1 کمرے کا ہے، اس کا مالک بہت اچھا اور مہربان ہے، وہ تم دونوں کو نہایت مناسب کرائے پر مکان دے دے گا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں ماں بیٹی اس گلی میں آ گئے۔ یہ بہت تنگ اور عجیب سی گلی تھی۔ اس کے مکان اکثر ہی خالی تھے، کچھ پر تالا لگا تھا تو کچھ نہایت پرانے اور کھنڈر نما تھے جن میں کوئی بھی آباد نہ تھا۔ اس گلی کے آخری کونے پر ایک خوبصورت سا گھر بنا ہوا تھا، وہ 2 منزلہ مکان تھا۔ جیسے ہی اماں نے گھر کا دروازہ بجایا تو ایک نوجوان اس گھر سے نکلا تھا۔ اس کے کندھوں پر چادر تھی، اس چادر سے اس نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے عجیب سے حلیے کو دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئے۔ پھر میری اماں اس سے کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا گھر کرائے کے لیے خالی ہے، ہمیں ایک مکان کی ضرورت ہے، اگر کرایہ کم ہوگا تو ہم اس میں رہنے آ جائیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر مکان دیکھنے کے لیے ہم دونوں کو اجازت دے دی۔ اس کی عجیب سی آنکھیں تھیں، ابھی تک اس نے اماں یا مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ہم نے اندر جا کر مکان دیکھا تو صاف ستھرا 1 کمرے کا مکان تھا۔ اماں نے اس سے کرائے کی بات کی تو وہ کہنے لگا جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ کرایہ دے دیں، چاہے تو ایسے ہی اس میں رہ سکتی ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران تھی۔ پھر اگلے ہی دن ہم نے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھایا اور اس کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر بالکل آخر میں تھا، اس لیے یہاں پر سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی نیچے والی منزل پر وہ مالک مکان خود رہتا تھا اور اوپر والی منزل پر ہم دونوں ماں بیٹی۔ یہ بالکل ایک نیا علاقہ تھا۔ اس پرانے محلے میں ابا کی یادیں تھیں، اس لیے ہم دونوں کا وہاں رہنے کو دل چاہتا تھا۔ اب کرایہ ادا کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، جو فی الحال میرے اور اماں کے پاس بالکل بھی نہ تھے۔ پھر اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ میں لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے اپنا گزارا کر لوں، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ میں نے ان کی یہ بات سن کر رنجیدہ ہو گئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کے گھر کا کام کرنے کی، میں نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کسی اسکول وغیرہ میں نوکری مل جائے۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ ہم دونوں ماں بیٹی مل کر کام کریں گے تو ہی کل کو تمہاری شادی کے لیے جہیز اکٹھا کر سکوں گی، اسی لیے تم اسکول میں نوکری کر لینا جبکہ میں کسی کے گھر میں کام کاج کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی گھر میں اکیلی اور فارغ رہوں گی تو ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا، پریشانی میں ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں۔ پھر میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جیسا آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ کریں۔ دوسری صبح میں نے اپنا ضروری سامان لیا اور نقاب کر کے باہر گلی میں آ گئی۔ میں نے دیکھا جب وہ مالک مکان اپنے دروازے پر کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی شعاعیں نکل رہی تھی، مجھ سے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گئی۔ اب میرا رخ ایک اسکول کی طرف تھا۔ پھر میں اسکول گئی، وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا جہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں کے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ فی الحال ہمارے اسکول میں ٹیچرز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو میں آپ کو بتا دوں گی اگر کوئی جگہ ہوئی۔ وہاں سے مایوس ہو کر میں ایک دوسرے اسکول میں بھی گئی، لیکن وہاں پر بھی مجھے کوئی تسلی
तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। दोपहर का वक्त था, गर्मी और धूप से मेरी हालत बुरी हो गई। सुबह नाश्ता भी ना किया था, पैदल चल चल कर टांगे बुरी तरह दर्द कर रही। जब मैं घर गई तो घर पर छोटा सा ताला लगा हुआ था। मुझे ये देख कर गुस्सा आया। सोचने लगी कि अम्मा यकीनन अपने लिए काम ढूंढने गई होंगी। इन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि मैं किसी भी वक्त वापस आ सकती थी। अभी मैं वहाँ खड़ी थी कि अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी की भारी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो मालिक मकान खड़ा था और मुझे बड़े गौर से देख रहा था। फिर कहने लगा कि गली में खड़ा होना मुनासिब नहीं, आप मेरे घर चली जाएं, वहां जाकर बैठ जाएं। मुझे भी यूं ही खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने खामोशी से सर झुकाया और इसके घर चली गई। पूरा घर गंदगी से अटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से सफाई ना की। फर्नीचर और सोफे वगैरह की हालत भी बहुत बुरी हो रही थी। सारा सामान बहुत कीमती और महंगा लग रहा था, लेकिन सफाई न होने की वजह से घर की हालत बहुत बुरी। तभी मेरी नजर किचन पर पड़ी, जहाँ पर गंदे बर्तनों का ढेर था। लगता था कि वो 2-4 महीने से बर्तन ही ना धोए हों। मैं सर झुकाकर बैठी थी जब भी मालिक मकान दरवाजा खोलकर अंदर आया था। इसे देख कर ना जाने मुझे क्यों घबराहट सी महसूस और परेशानी भी थी। मैं चाह रही थी अभी यहाँ से उठकर भाग जाऊं, लेकिन अम्मा थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे बाहर अम्मा की आवाज आई तो मैंने शुक्र अदा किया। मैं फौरन ही बाहर आने लगी। मालिक मकान की आवाज सुनकर रुक गई। इसके हाथ में खाना था जो मुझे दे रहा था। मैंने इनकार किया तो कहने लगा कि आप थकी हो और परेशान लग रही हो, इस हालत में खाना कैसे बनाएंगी? मैं अपने लिए लाया था तो सोचा आप लोगों के लिए भी ले जाऊं। मैंने झिझकते हुए खाना ले लिया। फिर मैंने और अम्मा ने साथ बैठकर खाना खाया। मैं अम्मा से कहने लगी, क्या जरूरत थी आपको इतनी दूर जाने की? कितनी देर में वापस आई हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अम्मा कहने लगी कि क्या करूं, आज जैसे ही काम ढूंढने निकली तो एक बड़ी बेगम साहिबा के यहाँ मुझे काम मिल गया। इसने आज ही मुझे काम करने का कहा तो मैं इसे इनकार ना कर सकी, इसलिए जल्द ही छुट्टी लेकर आ गई। लेकिन कल सुबह सवेरे 8 बजे जाया करूंगी और शाम को 4 बजे आ जाया करूंगी। अम्मा खुश थी कि पहले ही दिन इन्हें काम मिल गया था। फिर मैं मायूसी से अम्मा को कहने लगी कि मुझे नौकरी नहीं मिली। अम्मा मेरा उदास चेहरा देखकर कहने लगी, फिक्र ना करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी लाडली बेटी यूं सड़कों पर धक्के खाती नौकरी ढूंढती फिरेगी। फिर मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, मालिक मकान कुछ अजीब सा दिखाई देता है। आज मैं इसके घर गई तो पूरा घर गंदगी से अटा हुआ था। किचन भी इंतहाई गंदी हालत में था। ऐसा लगता है जैसे इसे सफाई करने का कोई शौक नहीं और ना ही इसने कोई काम वाली रखी हुई है। क्या ये अकेला रहता है? अम्मा कहने लगी कि हाँ, लगता है इसने शादी नहीं की। हालांकि बहुत रईस नजर आता है। वैसे हमारी गली में तो ज्यादा लोग भी नहीं रहते जो इसके बारे में हम कुछ किसी से पूछ सके। हम दोनों माँ बेटियां देर तक एक दूसरे से बात करती रही। फिर आधी रात के पहर मेरी आंख लगी। हम दोनों दरवाजा बंद करके सो गए थे। अचानक ही आधी रात को मेरी आंख खुली जब मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने बंद दरवाजा को खोलने की कोशिश की है और हैंडल घुमाया। शायद वो मेरा वहम था। बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देख कर मैं थर थर कांपने लगी। दिल में ख्याल आया कि कहीं कोई चोर या डाकू तो नहीं। अपनी अम्मा को झंझोर झंझोर कर उठाने लगी, लेकिन अम्मा थी कि गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं ही कांपते वजूद के साथ उठी और दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई। मैं दरवाजे की झुर्रियों से बाहर झांकने की कोशिश कर रही कि दरवाजा खोलने वाला कौन। फिर थोड़ी देर गुजर गई और किसी ने दोबारा हैंडल खोलने की कोशिश ना की थी। मैंने ही दरवाजा खोल कर बाहर सहन में देखा, जहाँ पर कोई भी ना था। ये सब मेरा वहम था या फिर हकीकत में ऐसा हुआ था। अब मैं सर पकड़ कर दरवाजा बंद करके अंदर बैठी रही। अजीब सी वहशत और सन्नाटा छाया हुआ। शायद नया घर होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह अम्मा ने काम पर जल्दी जाना था। मैं जल्दी जल्दी नाश्ते में इनकी मदद कर रही थी। फिर वो कहने लगी कि अच्छा बेटा, तुम सारे घर का काम काज समेट लेना, मैं काम पर जा रही हूँ। मैंने इन्हें अल्लाह हाफिज कहा और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। पूरे घर की सफाई झटपट कर गई। मुझे शुरू से ही सफाई का बहुत शौक
शौक था, इसीलिए थोड़ी ही देर में पूरा घर चमक रहा। किचन भी साफ सुथरा करके अभी मैं बैठी ही थी कि अचानक ही दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो मालिक मकान दरवाजे पर था। वो मुझे कहने लगा, मैं सामान लेकर आया, खाने पीने का सामान है, आप लोगों के काम आएगा। मैंने देखा जबकि हाथ में राशन का थैला। इसकी इस मेहरबानी पर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी कि नहीं, आप ये रखें, हम दोनों माँ बेटी अपनी हर जरूरियात खुद पूरी कर लेंगे। तो वो कहने लगा, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं बाहर से ही मंगवाता हूँ खाना और बाहर का ही खाता। आज तक मैंने खुद से कोई चीज भी नहीं घर में बनाई, ये मैं आप लोगों के लिए ही लाया था। अब वो इस दहलीज पर सामान रखा और खुद वापस चला गया। मैं हैरान और परेशान यूं राशन का थैला उठाकर अंदर आ गई। शाम को अम्मा आई तो अम्मा से इस मालिक मकान की मेहरबानी का जिक्र करने लगी कि किस तरह वो सामान लेकर घर के बाहर रख गया। अम्मा कहने लगी कि हाँ, भला आदमी मालूम होता है। मुझे कह रहा था कि अम्मा, किराया देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप बेवा औरत हैं। दूसरे दिन अम्मा के काम पर जाने के बाद मैं काम काज निपटा कर फारिग बैठी। दिल में ख्याल आया, क्यों ना मालिक मकान के घर जाकर साफ सुथराई कर देती हूँ, वो ना जाने बेचारा इतनी गंदगी में कैसे रहता होगा। यही सोच कर मैं नीचे चली आई। दरवाजा खुला था लेकिन मालिक मकान नजर न आ रहा था। फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाकर पूरे घर की सफाई करने लगी। 1-2 घंटे की मेहनत के बाद ही पूरा घर चमक रहा था। अभी मैं किचन साफ कर रही थी कि अचानक ही वो दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैं इसे देख कर घबरा गई। वो कहने लगा कि आपको क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की, मुझे तो इसी तरह रहने की आदत है। मैं कहने लगी, सफाई भी जरूरी है, अगर गंदगी घर में हो तो शैतानी मखलूकात घर में बसेरा करने में वक्त नहीं लगाती। मेरी ये बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मैं महसूस कर रही थी जैसे वो मुझे बहुत गौर से देखता है। मैं इसकी आंखों से अक्सर घबरा जाया करती। फिर एक रात मैं सोई तो अचानक ही मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज आई। मैं अम्मा को देखने लगी। वो अपनी जगह चारपाई पर बेखबर सो रही थी। ऐसा लगा जैसे सहन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। इस दिन वाले वाक़ये के बाद भी मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए मैंने अम्मा से भी इस बात का जिक्र ना किया था कि किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। काफी देर तक कदमों की चाप सुनाई देती रही, फिर खामोशी हुई तो मैं भी हिम्मत करके उठी और दरवाजा खोल कर बाहर गई। रात की स्याही चारों तरफ फैली हुई थी। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैं और अम्मा अंदर कमरे में ही सोते थे, क्योंकि मुझे बाहर सहन में सोने से डर लगता। फिर मैं छत की छोटी दीवार से बाहर गली में झांकने लगी। अचानक ही मेरी नजर लंबे चौड़े वजूद पर पड़ी जो गली में खड़ा था। ये देख कर मैं हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि यही मालिक मकान। जहन में ख्याल आया कि यही हमारे सहन में मौजूद था, लेकिन दिल में इस बात से इनकार हो गया कि कोई ऐसी ओछी हरकत कर सकता था। ये दूसरी सुबह अम्मा काम पर जाने लगी थी तो मैंने अम्मा से कह दिया कि अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मा उजलत में थी, कहने लगी, ठीक है, शाम को बताना, अभी मैं काम पर जा रही हूँ, आज तनख्वाह मिलने वाली है। शाम को अम्मा काम से लौटी तो परेशान थी। मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो अम्मा कहने लगी, आज बेगम साहिबा ने मुझे अजीब सी बात बताई है। जब मैं इन्हें बताने लगी कि हम इस घर में रहते हैं तो वो कहने लगी, वो घर तो आसिफ ज़दा है, तुम दोनों माँ बेटियां भला कैसे इस घर में रह रहे हो? मैं बेगम साहिबा से कहने लगी कि हमें तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो वो कहने लगी कि नहीं, इस घर में रहने वाले तो कई साल पहले इसे छोड़कर चले गए थे। आज तक इस घर में कोई भी नहीं रह सका। 20 सालों से ये घर खाली पड़ा था। तुम्हें ना जाने किसने कहा कि इसमें रहो। मैं भी अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर हैरान थी। फिर अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, ये सब लोगों के डराने के हरबे होते हैं। आपकी बेगम साहिबा ने भी बस जो लोगों के मुंह से सुना वो आपको बता दिया। लेकिन अम्मा मुझे कहने लगी कि नहीं अतिया बेटी, मेरी बेगम साहिबा ऐसी नहीं है, वो बहुत नेक और दीनदार है, वो कोई झूठी बात मुझसे कह ही नहीं सकती। फिर दूसरे दिन जैसे ही अम्मा काम पर गयी तो मैंने इस बात का जिक्र करके मालिक मकान से करना शुरू कर दिया और जरूरी भी समझा, इसीलिए मैं इससे ये बात पूछने इसके घर चली। वो मेरी बात सुनकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मगर इस घर में आसेब नहीं रहते, और अगर रहते भी हैं तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो अल्लाह की
بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ روزانہ مجھے اپنے گھر میں عجیب سی آہٹیں محسوس ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کوئی صحن میں چلتا پھرتا محسوس ہوتا ہے، کہیں وہ آپ تو نہیں۔ جواب میں اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیے، پھر کہنے لگا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں ایسا نہیں کہ رات کو لوگوں کے گھر میں جاگا پھروں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دھیرے دھیرے میرے اور اس مالک مکان کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بنتا جا رہا ہے۔ اب میں دن میں ایک دفعہ اس سے بات کرنا ضرور پسند کرتی تھی، اور اگر بات نہ کر لیتی تو مجھے سکون ہی نہ ملتا تھا۔ اس طرح وہ بھی اماں کے جانے کے بعد میری خبر گیری کرنے آ جایا کرتا تھا، لیکن دروازے پر ہی کھڑا رہتا تھا، اندر نہ آتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی مرد کو ابا کے علاوہ اپنی زندگی میں نہ چاہا۔ اب مجھے ایسا لگا جیسے میں اس مالک مکان کو پسند کرنے لگی ہوں۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں چھت کی منڈیر پر کھڑی رہتی، جیسے ہی وہ گلی میں چلتا پھرتا نظر آتا تو میں اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک دن جب میری سالگرہ تھی، ابا ہر سال میری سالگرہ یاد رکھتے تھے اور وہ اس خوشی میں کیک بھی لے کر آتے تھے، لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں تھے، اس لیے میں اداس تھی۔ اماں سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک اہم دن بھول کر بیٹھی ہیں۔ اس دن بھی وہ حسب معمول کام پر چلی گئیں۔ میں سارا کام کاج کر کے اداسی سے کمرے میں لیٹی، جبھی دروازہ بجنے لگا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ مالک مکان دروازے پر ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے وہ گلدستہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں حیران تھی کہ اسے بھلا کیا پتا کہ آج میری سالگرہ ہے، لیکن اس کے دیے ہوئے پھولوں نے مجھے خوشی دی تھی۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو مجھے نیچے گھر میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں آج نیچے اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ اماں کہنے لگی لگتا ہے مالک مکان کے رشتے دار آئے ہیں، مجھے بھی انہیں دیکھنے کا تقدس تھا، اسی لیے اماں کے جانے کے بعد میں نیچے چلی آئی۔ یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے مالک مکان کو مدد کی ضرورت ہو، آخر کو اتنے مہمان آئے ہیں، ضرور کھانا وغیرہ پکانا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نیچے گھر میں چلی آئی۔ جیسے ہی گھر کے اندر آئی تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ نہایت ہی خوفناک شکل کی ایک بوڑھی عورت بیڈ پر بیٹھی۔ میں نے آج تک اتنی بدصورت عورت نہ دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر مالک مکان آیا، پھر کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ ماں اتنی بدصورت اور بیٹا اتنا خوبصورت، ان دونوں میں تو اتنا تضاد دیکھ کر میری حیرت بجا تھی۔ پھر دوسرے کمرے میں ایک کالی ہیبت ناک نوجوان لڑکی نکلی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال اور خوب سرخ آنکھیں اور لال انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھ رہی، پھر اس سے برے لہجے میں نہ جانے اس دن ذات سے کیا کہنے لگی، کیونکہ ان کی زبان مجھے بالکل سمجھ نہ آئی۔ میں چپ چاپ سہمی ہوئی وہاں کھڑی تھی، اس سے زیادہ کچھ اور دیکھنے کی طاقت نہیں تھی مجھ میں، اس لیے واپس بھاگتی ہوئی اوپر گھر آ گئی۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ انسان نہ تھے بلکہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھی۔ لمبے لمبے ناخن اور انتہائی خوفناک شکل، جنہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان ڈر جائے۔ اماں جیسے ہی شام کو لوٹی تو میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں تو نے مالک مکان کے رشتے دار دیکھے ہیں، کتنے خوفناک شکل کے ہیں؟ تو اماں کہنے لگی کہ ہاں، انہیں دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ تجھے کوئی ضرورت نہیں نیچے جانے کی، نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، عجیب سے لگ رہے ہیں۔ پھر اس رات میں سوئی تو آدھی رات کو میری عجیب سی بدبو سے آنکھ کھل گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا، باہر صحن میں آئی تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، اتنی بدبو اور اتنا تعفن، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نیچے گوشت بھون رہا ہو، لیکن وہ بدبو برداشت نہیں ہو رہی، اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ اماں کو اٹھا کر پوچھوں کہ یہ لوگ نیچے کیا کر رہے ہیں۔ تبھی منڈیر سے جھانک کر گلی میں دیکھنے لگی، میرے منہ سے چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئیں، کیونکہ میں نے دیکھا جب وہ نوجوان لڑکی گلی میں کھڑی مرغیوں کو ذبح کر رہی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا، یہ کون سا وقت ہے مرغیوں کو کاٹ کر پکانے کا؟ اس کی اس حرکت نے مجھے عجیب سا خوف دلایا تھا۔
यकीनन ये सब नीचे इस वक्त खाना बना रहे। फिर जब तक मालिक मकान के यहाँ वो मेहमान रहे, अजीब अजीब सी हरकतें होती। कभी रात को बदबू आ रही होती तो कभी खूब जोर जोर से हंसने की आवाजें। कभी ऐसा लगता जैसे बहुत सारे बच्चे मिलकर उछल कूद कर रहे हैं। अजीब सा शोर बरपा। आधी आधी रात तक नीचे घर में रहता। पूरा दिन खामोशी छाई रहती, लेकिन जैसे ही रात होती तो शोरोगुल का तूफान मच जाता। काफी दिन तक रहने के बाद बिल आखिर वो सब चले गए। अब फिर घर में खामोशी और सन्नाटा छा गया था। फिर एक दिन अम्मा के जाने के बाद मालिक मकान ऊपर आया तो मैं इससे कहने लगी कि मेहमान कौन और रातों को इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे। तो वो कहने लगा कि मेरी खाला और मेरी मंगेतर थी, वो मुझसे मिलने आए थे। मैं दिल में सोच रही थी कि मुझे तो बच्चों की आवाजें भी आई थी, लेकिन उनके साथ कोई बच्चा ना था। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। अब पहले की तरह घर में सुकून था। ऐसा लगता था जैसे कोई आया ही ना हो। अब इस घर में रहते रहते 1 साल हो गया। इस 1 साल में मेरे दिल में मालिक मकान के लिए मोहब्बत की शिद्दतें जाग उठी थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि कहीं ना कहीं वो भी मुझे पसंद करता है। फिर एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी कि मैं तेरी शादी करने का सोच रही हूँ। बेगम साहिबा मुझे कह रही थी कि जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो मैं इसकी शादी करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब मैं दिल में सोचने लगी कि क्या ही अच्छा हो कि मालिक मकान से मेरी शादी हो जाए। इस तरह हमेशा से मैं अम्मा के साथ इसी घर में रहूंगी और मुझे यहाँ से रुखसत होकर किसी दूसरी जगह भी ना जाना पड़ेगा। फिर एक दिन मुझे हैरत हुई जब अम्मा ने मुझे बताया कि वो मालिक मकान तुझसे शादी करना चाहता है। इसका कहना है कि तू भी इसे पसंद करती है। ये बात सच है। मैं अम्मा की बात भला क्या जवाब देती, इसीलिए खामोशी से सर झुका लिया। अम्मा समझ गई कि मैं भी इसे पसंद करती हूँ, इसीलिए इन्होंने भी ज्यादा बात नहीं। वो अपना रिश्ता मेरी अम्मा से लेने अकेले ही आया था। मेरी अम्मा इसे कहने लगी कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं हैं तो वो रिश्तेदार जो इस दिन आए थे इन्हें ही बुला लो। मैं इनकी मौजूदगी में ही अपनी बेटी की मंगनी तुम्हारे साथ कर दूंगी। तो वो कहने लगा कि पहले मेरी मंगनी इनकी बेटी के साथ हुई थी, वो मेरी खाला है, लेकिन जब से मैंने आपकी बेटी को देखा है मैं इससे शादी करना चाहती, इसीलिए अगर मैं इन्हें इस बारे में बताऊंगा तो वो मेरे साथ हर ताल्लुक खत्म कर लेंगे, इसलिए मैं इनसे छुप कर ये रिश्ता जोड़ना चाहती। अब अम्मा इसकी बात पर राजी हो गई। फिर अम्मा ने मुझे इसके नाम की अंगूठी पहना दी। यूं मेरा और इसका रिश्ता पक्का हो गया। अपने दिल ही दिल में खुश रहने लगी थी। हर वक्त यही सोचती कि अनकरीब मेरी और इसकी शादी हो जाएगी, फिर मैं इसी घर में अम्मा के साथ खुश रहूंगी। एक दिन मैं सोई तो अचानक से ही मुझे अपनी चारपाई हिलती हुई महसूस हुई। मैं अचानक से चीख मारकर उठी थी। किसी ने मेरे बाजू पर जोर से नोचा था। मैं चीखती हुई उठी थी। अम्मा भी घबरा कर उठ। मैंने अपने बाजू को देखा जहाँ पर गहरा सुर्ख रंग का निशान था। अभी तक इन नाखूनों की चुभन मैं अपने बाजू पर महसूस कर रही थी। अम्मा मुझे कहने लगी, क्या हुआ बेटा, किसी कीड़े ने काट लिया? मैं अम्मा से कहने लगी, नहीं नहीं अम्मा, मुझे किसी के नाखूनों ने नोचा है। अम्मा हैरान थी, फिर कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर किसी जहरीली कीड़े ने काट लिया होगा, तुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ है। फिर अम्मा ने वहां पर मरहम लगा दिया, लेकिन मुझे अभी तक अच्छी तरह याद था कि मैंने अपनी चारपाई के पास किसी को खड़ा हुआ महसूस किया था। इस वाक़े के बाद से मैं खौफजदा सी रहने लगी थी। अक्सर ही रात को सो ना पाती, बल्कि जागती ही रहती। ऐसा महसूस होता जैसे अभी कोई मेरी चारपाई के पास आएगा और मुझे तकलीफ देने की कोशिश करेगा। फिर दूसरी रात में सोई तो अचानक ही मुझे अपना वजूद घसीटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती माइल कर रहा है, मुझे खींचता हुआ वो कहीं दूर ले जा रहा था। मैं अपने होशो हवास में वापस आई तो खुद को एक वीरान सी जगह पर पाकर मैं हैरान हुई। पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी। ये कोई पुराना सा कब्रिस्तान था जहाँ पर मैं अकेली लावारिस हालत में पड़ी थी। यहाँ मुझे कौन लेकर आया था? मैं चीखें मार मार कर रोने लगी तो अचानक ही दरख्त से कोई नीचे कूदा। मैं इसे देख कर हैरान रह गई। ये वही बदसूरत और खौफनाक चेहरे वाली लड़की जो इस मालिक मकान के घर में आई थी। वो मुझे बड़ी नफरत अंगेज निगाहों से देख रही
रही। फिर कहने लगी, तूने किस हक से मेरे मंगेतर पर कब्जा करने की कोशिश की है? इसके ख्वाब आंखों में सजाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं इससे बचपन से प्यार करती हूँ, वो तेरे इश्क में दीवाना हुआ फिरता है। अगर इसकी असलियत तुझे मालूम हो गई ना तो सर पे पाँव रखकर भागेगी। मैं इसे देख कर थर थर कांप रही। फिर कहने लगी, वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसने बड़ी खुशी से मेरे साथ मंगनी की है। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से कहकहा लगाकर हंसी थी। फिर कहने लगी, तेरी इसके साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि तू जानती ही नहीं कि वो इंसान नहीं बल्कि जिनजात है। वो अपने पूरे कबीले को छोड़कर इस मकान में रहता है, क्योंकि इस मकान में इसके माँ बाप मरे थे। वो तुम्हारे साथ साथ सब लोगों को धोखा दे रहा है। वो इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादा है। इसकी ये बात मुझे हैरत में मुब्तला कर गई थी। मैं खौफजदा नजरों से इसे देख रही थी। फिर मैं अटक अटक कर इससे कहने लगी कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक इंसान है। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही। फिर कहने लगी, अच्छा, जिस तरह तुम मेरी बदसूरत शक्ल देखकर डर गई थी, इसी तरह अगर इसकी असल सूरत देख लिया तो इसी वक्त इससे मोहब्बत करना छोड़ दोगी। मैं भी एक जिनजादी हूँ। इसकी माँ ने शुरू से ही मुझे मेरे बाप से इसके नाम पर मांग लिया था, लेकिन हमेशा से वो मुझे नापसंद करता आया है। वो इंसानों के साथ रहकर इनकी तरह ही सोचता है और चाहता है कि किसी आदमजादी से शादी करके अपनी दुनिया बसा ले। जब से तुम इसकी जिंदगी में आई हो, वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। मैं चाहते हुए भी इसकी सोचों पर पाबंदी नहीं बांध सकती। देखो तो मेरी बात मानो और इस जिनजादे से अपना हर ताल्लुक खत्म कर लो, वरना मैं तुम्हें डरा डरा कर मार डालूंगी। वो जिनजादी बड़ी सफाकी से ये सब कह रही थी। वहाँ अकेली बैठी अपने आप को बड़ी बेबसी की कैफियत में महसूस कर रही थी। मैं सोचती कि अगर वो जिन है तो इसे ये मालूम हो गया होगा कि मैं इस वक्त किस कदर परेशानी में मुब्तला हूँ। मैं आंखें बंद करके इसे याद करने लगी। थोड़ी ही देर बाद हर तरफ गर्दो गुब्बार उड़ा था। मैंने देखा जब वो जिनजाद इस जिनजादी के सामने खड़ा था। इसका मतलब था कि वो मेरे दिल की आवाज सुन सकता था और वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर वो जिनजाद इसे कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। जिनजादी भी निहायत गुस्से में थी। कहने लगी, देखना, मैं इस लड़की को मार डालूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं इसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। दोनों ही बड़ी गजबनाकी से आपस में लड़ रहे। मैं वहां से उठी और पागलों की तरह भागती हुई वापस घर आ गई। सुबह का उजाला फैलने को मैंने अम्मा को झंझोड़ झंझोड़ कर उठाया और कहने लगी, अम्मा जल्दी उठ, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है। अम्मा नींद से भरी आंखें लेकर हैरत से मुझे देख रही। फिर कहने लगी, क्या हुआ तुझे? मैं कहने लगी कि अम्मा, ये मालिक मकान एक जिनजाद है, हम आसेफ ज़दा घर में ही रह रहे हैं, इसने हमारे साथ धोखा किया है। अम्मा हैरान परेशान फिर मेरी बात सुनकर उठी और कहने लगी कि तुझे ये कैसे पता चला? तू पागल तो नहीं हो गई? कैसी अजीब बात कर रही है। मैं रोते रोते अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, तुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या अजीब वाकयात पेश आ रहे हैं। मैंने तुझे इस बारे में कभी भी नहीं बताया, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं तू परेशान ना हो जाए। लेकिन रात को जो मैंने अपने कानों से सुना, उसके बाद मैं किसी भी सूरत इस मकान में नहीं रह सकूंगी। अब मैंने जल्दी जल्दी अम्मा के साथ मिलकर अपना सारा सामान सफाया और ये घर छोड़कर जाने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो मालिक मकान सामने ही मौजूद। हमें यूं सामान लेकर जाते हुए देख कर कहने लगा, हाँ, मैं एक जिनजाद हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने अमल से किसी इंसान को तकलीफ ना दी है। आपसे पहले भी कई लोग इस घर में किराए पर रहते आए हैं। मैं हमेशा ही इनकी मदद की है और इनके बारे में भी कभी कोई गलत ना सोचा। आपकी बेटी को देखकर ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इससे शादी करने का ख्वाब देखने लगा। आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। आज के बाद मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। बस आपकी बेटी से इतनी गुजारिश है कि मेरी असलियत किसी पे जाहिर ना करना। वो चेहरा झुकाकर बोला, बड़ा मायूस लग रहा था। अब अम्मा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। फिर इस मालिक मकान ने हमें इस घर से जाने ही ना दिया, बल्कि
जबरदस्ती हमारा सामान वापस रखवा दिया। अब मैं और अम्मा बुरी तरह फंस चुके थे। हमारे पास कोई चारा ना कि हम इस जिनजात के साथ इसी मकान में रहने पर मजबूर। फिर एक दिन अम्मा चुपके से इस इलाके के मौलवी के पास गई और इससे इस बारे में पूछा कि इस मकान में क्या हुआ जिसकी वजह से आसिफ ज़दा है। वो जिनजात तो हमें इस मकान को छोड़ने ही नहीं दे रहा। फिर मौलवी साहब ने अम्मा को बताया कि बरसों पहले ये जगह खाली थी, यहाँ पर एक दरख्त था। लोग कहते थे वो दरख्त आसिफ ज़दा था, वहाँ पर एक खानदान बसा था। लेकिन फिर एक आदमी आया और इसने वो जगह खरीद ली। अब इस आदमी ने मकान बनाने के लिए सबसे पहले इस दरख्त को काटना जरूरी समझा, क्योंकि इसे काटे बिना मालिक मकान तामीर घर मुमकिन नहीं। लोगों ने इसे इस हरकत से बाज रखना चाहा, लेकिन इसने किसी की एक ना सुनी और वो दरख्त काट दिया। फिर वो दरख्त तो कट गया, लेकिन इसकी जड़ें अभी तक जमीन में बाकी। सुना था कि इसके अंदर कई दफा बच्चे के रोने की आवाज आती। शायद किसी जिन्नात ने अभी भी किसी बच्चे को जन्म दिया। अब लोगों में शदीद खौफो हरास फैल गया। फिर इस मालिक मकान ने फैसला किया कि क्यों ना इस जमीन को खोद कर इसकी जड़ें भी यहाँ से निकाल दी जाएं, ताकि दोबारा वो परवरिश ना पा सके। इसका ये फैसला खासा संगीन था और नामुनासिब। अब इस जमीन को खोद कर इसकी जड़ें भी वहाँ से निकाल दी गई। लेकिन इस रात बहुत बड़ा तूफान आया। कहते हैं कि लोगों के अंदर बुरी तरह खौफो हरास फैल गया। ऐसा लगता जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। फिर इस मालिक मकान ने वहाँ 2 मंजिला घर तो तामीर कर दिया था, लेकिन इस घर में रहना इसे नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ 1 महीना ही घर में रह पाया था। वहाँ के रहने वाले जिन्नात ने इसका जीना हराम कर दिया था। वो किसी भी सूरत इस जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। इसलिए इन्होंने मालिक मकान और इसके खानदान को इतना डराया कि वो इस घर को रातों रात खाली करने पर मजबूर हो गए। अब इसे कोई खरीदने पर भी राजी नहीं। फिर सुना था कि कई सालों बाद एक शख्स वहाँ चुपचाप आकर रहने लगा। और कौन था? ना ही वो ज्यादा किसी से बात करता था, लेकिन जो भी गरीब और लाचार मजबूर इंसान इसके पास घर किराए पर लेने आता, वो खुद ब खुद इसे खुशी से घर में रहने की इजाजत दे देता। ना सिर्फ इनकी मदद किया करता, बल्कि जब वो इसको घर छोड़कर जाने चाहते तो वो मालामाल होकर जाते। कहते हैं कि जो भी किराएदार इस घर में रहने आता है, तो वो जिनजात सिर्फ इन्हीं को नजर आता है और किसी को भी नहीं दिख सका कि वो जिनजात तुम माँ बेटी पर भी इसी वजह से मेहरबान हो गया हो, क्योंकि तुम भी लावारिस और बेवा औरत। अम्मा ने मौलवी साहब की बताई हुई सारी बातें मुझे आकर बताई, तो मैं हैरान और परेशान हो गई। हो सकता है कि इस जिनजात के माँ बाप इस हादसे में मर गए हों, जिसकी वजह से वो ये तकलीफ ना भूल पाया हो, लेकिन अम्मा इनमें शदीद दहशत ज़दा। हम ये मकान हर सूरत छोड़ कर जाना चाहते थे, लेकिन वो जिनजात का खौफ हमें इस बात से रोक रहा था। फिर एक रात मैं सोई तो मुझे ऊपर सहन में से रोने की आवाज आई थी। मैंने अपने बिस्तर से उठकर देखा तो एक नौजवान लड़की घुटनों में मुंह छुपाकर लंबे लंबे बाल बिखराए रो रही थी। मैं जैसे ही इसके पास गई तो इसने सर उठाकर मुझे देख। मैं इसे देख कर डर गई, क्योंकि ये वही जिनजादी थी जो इस जिनजात की मोहब्बत में गिरफ्तार। वो मुझे कहने लगी कि देखो, तुम्हारी वजह से वो मुझसे हर ताल्लुक तोड़ बैठा है। मैं इसे बहुत चाहती हूँ। अगर इसने मुझे छोड़कर किसी और को अपनाया तो मैं अपने आप को आग लगाकर मार लूंगी। तुम ही हो जो इस जिनजात को मुझसे शादी करने पर मजबूर कर सकती हो। मैं हैरत और खौफ से इसे देख रही थी। भला मैं ऐसा कैसे मजबूर कर सकती थी? अब अम्मा ने चुपके चुपके दूसरा घर देखना शुरू कर दिया था। अम्मा और मेरा इरादा था कि हम एक रात चुपके से ये घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा ना था। फिर इस रात जब हम अपना सामान उठाकर घर से बाहर जा रहे थे, अचानक ही सफेद कपड़ों में मलबूस वही जिनजात हमारे सामने आकर खड़ा हुआ। वो हैरत से हमें देख रहा था। फिर कहने लगा, आप दोनों अकेली खवातीन रात के इस पहर सामान उठाकर कहाँ जा रही? मैं कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर गया हुआ
हुआ। आज ही वापस लौटा हूँ। मैं हैरत से इसे देखने लगी। मैं इससे कहने लगी, तो क्या आप जिनजात नहीं हैं? वो मेरी बात पर हैरान हुआ, फिर कहने लगा, कौन जिनजात? मैं यूसुफ। आज से 1 साल पहले मैंने ही ये मकान खरीदा और मैं इसमें तन्हा रहता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं। यहाँ मैं अपना कारोबार करता हूँ, इसीलिए एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना लगा रहता है। मैंने एक शख्स को कह रखा था कि अगर मेरे पीछे से कोई मकान किराए पर लेने आए तो इसे दे दीजिएगा, क्योंकि मैं ये घर खाली छोड़ता। पहले भी इसके बारे में मशहूर था कि ये आसिफ ज़दा घर है। इसी वजह से मुझे किसी ने कहा कि घर खाली छोड़ना मुनासिब नहीं, तभी मैं कोई ना कोई किराएदार इसमें रख लेती। ये सब हमारे साथ अजीब हुआ। इसका मतलब था कि वो जिनजात ही इंसान के रूप में इस घर में रह रहा था और इसी ने हमें ये घर किराए पर दिया। अब वो अम्मा से कहने लगा कि अम्मा जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं हरगिज आपको यूं अकेले रात को बाहर जाने नहीं दूंगा। अगर आपने ये घर छोड़ना ही है तो सुबह के वक्त चली जाइए। अब हम एक बार फिर से इस मकान में आ गए। फिर होने वाले हैरत अंगेज वाकयात ने जैसे ही हमें परेशान कर रख दिया था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो अम्मा इसके पास गई और इसे सारे वाकयात से आगाह किया कि किस तरह एक जिनजात इसके घर में रह रहा, जिसने ना सिर्फ मेरी बेटी को पसंद करके इससे अपना रिश्ता बना लिया, बल्कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ लाता रहा है। वो ये बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। कहने लगा, मैंने सुना है कि ये घर आसिफ ज़दा है। इसमें रहने वाला जिनजात कभी भी किसी के रूप में भी आ जाता है, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से यहाँ रह सकते हैं। वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाता। मैं भी यहाँ एक अरसे से रह रहा हूँ, मुझे इसकी मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं। आसमान से गिरा खजूर में अटकर के मुसादिक हम माँ बेटी एक बार फिर से अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे, जब इस नौजवान ने अम्मा से मेरा हाथ अपने लिए मांगा। फिर कहने लगा, मैं एक अच्छी और शरीफ लड़की की तलाश में था, क्योंकि अकेले रह रह कर तंग आ गया हूँ। कितने कितने दिन तक घर की सफाई ही नहीं कर पाता था और किचन भी हर वक्त गंदा रहता। इसी वजह से खाना बनाने को भी दिल नहीं करता है। इसकी ये बात सुनकर मेरे जहन में इसका गंदगी से अटा हुआ घर और गंदा किचन घूम गया था। वो यकीनन सही कह रहा था। फिर अम्मा ने 4 आदमियों की मौजूदगी में सादगी से मेरा निकाह इस शख्स के साथ कर दिया। मैं ये सोच कर उदास थी कि जिसे मैं मोहब्बत करती आ रही थी वो इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात, लेकिन ये सोच कर खुश भी थी कि वो अपनी इस मंगेतर को अपना लेगा जो इससे बचपन से मोहब्बत करती आई। मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई कि अम्मा को छोड़कर मैं कहीं भी ना जाऊं, इसलिए रुखसत होकर इस शख्स के साथ नीचे वाले घर में आ गई थी। अब मैं बड़े आराम से इस घर में एक ऐश भरी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा शौहर का अच्छा खासा कारोबार था, रुपए पैसे की मुझे कोई कमी ना थी, लेकिन एक खलिश आज भी मुझे तंग कर रही थी कि काश वो जिनजात मेरी जिंदगी में ना आया होता और ना ही मुझे मोहब्बत में यूं धोखा मिलता। कुछ भी था, इसकी मोहब्बत में तो मुब्तला हो गई थी, इसकी सच्चाई जाने बगैर। फिर थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरा शौहर हाथों में ढेरों ढेर सामान लिए दरवाजे पर खड़ा था। मैं इसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो मेरी हर जरूरत बिन बोले ही पूरी कर दिया करता था। अल्लाह ने मुझे ढेरों सुकून और खुशियां अता कर दी थी। अब मैं बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।